किसान का सपना। रेखा, देखना एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर कृषि विभाग में बड़ा अफसर बनेगा। बिरजू ने अपनी पत्नी रेखा से कहा। सही कह रहे हो, आप हमारा छोरा है ही इतना होनहार, हर साल परीक्षा में पहले नंबर पर आता है। इस बार भी चौथे नंबर से पास होगा। ये क्यों नंदू, सही कह रही हूँ ना मैं? रेखा ने अपने बेटे नमन उर्फ नंदू से कहा। नंदू 14 वर्षीय लड़का जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई के साथ साथ हर काम में काफ़ी तेज है। नंदू का एक ही सपना है, पढ़ लिखकर अपने देश के किसानों के हित में काम करना। यही सपना दिखाकर बिरजू ने उसे बड़ा किया है। अपने पिता का सपना ही अब उसका सपना बन चुका है। बिरजू एक खेतीहर परिवार से है और राजस्थान के एक गांव में रहता है। पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के काम को ही बिरजू ने भी अपनाया, लेकिन बदलते समय में किसानों की हालत बेहद नाजुक होती गई। बिरजू के परिवार का पेट पालना खेती से होने वाली आमदनी से होता है, लेकिन आज के महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर रह जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। हालांकि बिरजू के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत है और वहाँ जो भी फसल उगाता उसे सीधे मंडी में बेचता। ज़्यादा आमदनी नहीं होने की वजह से नंदू का एडमिशन भी एक सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। बिरजू का खेत ऐसी जगह पर है जिसकी कीमत पहले से 4 गुना बढ़ गई है। उस ज़मीन के बहुत खरीदार है, लेकिन बिरजू के परिवार का तो पेट पालने का जरिया ही वो खेत है, तो कैसे उस ज़मीन को बेच दे। गांव के साहूकार हरिकिशन महाजन ने बहुत बार बिरजू से उस खेत को बेचने को कहा, लेकिन हर बार बिरजू उन्हें मना कर देता। इस बात से हरिकिशन के अभिमान को काफ़ी ठेस पहुंची। वह बिरजू पर बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने साम दाम दंड भेद अपनाकर वो जमीन हथियाने की ठान ली। एक दिन बिरजू अपनी फसल बेचने गांव से शहर को गया और रास्ते में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, या कहे कि हरिकिशन ने कराया। वह जख्मी हालत में वहीं सड़क पर बहुत देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। उसकी सारी फसल भी वहां सड़क पर गिर गई। गरीब किसान समझकर कोई मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको बस इसी बात का डर कहीं वो उसकी मदद कर खुद कानून के शिकंजे में ना फंस जाएं। बिरजू का खून लगातार बहता रहा। लोगों की भीड़ में किसी को तो तरस आया उस पर और पुलिस को कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचे और बिरजू को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बारे में पता कर उसके घर वालों को हॉस्पिटल बुलाया गया। रेखा और नंदू फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे और बिरजू की हालत देख दोनों का बुरा हाल हो गया। बिरजू का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और उसके सर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने रेखा से कहा, देखिए, इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ गांव में तो इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको इन्हें शहर के अस्पताल में ही लेकर जाना होगा। शहर के नाम से ही रेखा और नंदू डर गए। उन्हें लगा कि मोहन की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तभी डॉक्टर उन्हें शहर ले जाने की कह रहे हैं। रेखा ने कपकपाते हुए पूछा, शहर जाने का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, ऑपरेशन में कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा तो आएगा। रेखा बड़बड़ाते हुए, इतने पैसे? डॉक्टर, क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है? रेखा रोते हुए, नहीं डॉक्टर साहब, हम ठहरे गरीब किसान, इतनी नकदी हमारे पास कहाँ से आई? मेरे पति तो शहर फसल ही बेचने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही। रेखा बिलक बिलक कर रोने लगी और उन्हें देख नंदू भी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पैसों का बंदोबस्त कीजिए, जल्द से जल्द। रेखा और नंदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतने पैसे कहाँ से लाएं। पुलिस द्वारा उनकी सारी फसल भी जब्त कर ली गई। आखिर पुलिस वाले भी ठहरे पैसे और पावर के गुलाम। साहूकार के दबाव में पुलिस ने बिरजू के परिवार को फसल नहीं दी, जिससे मजबूरन उन्हें साहूकार से मदद लेनी ही पड़ी। नंदू को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह साहूकार के घर गया। हरिकिशन के कदमों में झुककर मदद के लिए भीख मांगने लगा। साहूकार उसे इस तरह हंसते देख अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे तो मिल जाएंगे छोरे, लेकिन बदले में कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा तुझे।
रेखा रोते हुए बोली कि हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है सेठ जी, हम क्या गिरवी रखेंगे। कृपया करके हमारी मदद कर दो सेठ जी, हम जल्द ही आपका सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। हमारी मदद कर दो सेठ जी, मेरे पति की जान बच जाएगी, हमारी दुआ लगेगी आपको, कृपया करो। हमारे पे साहूकार हंसते हुए बोला, देख ये तो धंधे का वसूल होता है, पैसे के बदले कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे तुझे। नंदू रोते हुए बोला, आप मुझे काम पर रख लो सेठ जी, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर सेवा करूंगा और पगार भी नहीं लूंगा, पर अभी पैसे दे दो हमें, नहीं तो मेरे पापा मर जाएंगे सेठ जी। नंदू उनके सामने हाथ जोड़े रोते गिड़गिड़ाते बैठा रहा। साहूकार ने उसे उठाया और कहने लगे, ऐसे दुख भरी बातें न कर, तू मेरा तो दिल ही पसीज गया। वैसे एक काम तो हो सकता है। नंदू और रेखा सांवली निगाहों से उसे देखने लगे। तब साहूकार कहने लगा, तुम्हारी वो खेत वाली जमीन उसे गिरवी रख सकते हो मेरे पास, उसके बदले में पैसे भी दे दूंगा और तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा मेरे पास, बोलो मंजूर है तुम लोगों को। तो थोड़ी देर सोचने के बाद नंदू ने साहूकार को खेत गिरवी रखने के लिए हाँ कह दिया। रेखा उसे मना भी करने लगी कि वो उसके पापा की पूंजी है, लेकिन नंदू नहीं माना। इस वक्त उसके लिए उसके पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। नंदू रेखा से कहने लगा, माँ अभी पापा की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था, हमें जल्दी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो पापा की जान भी जा सकती है। पापा की जान से बढ़कर तो वो ज़मीन नहीं है ना माँ। रेखा कुछ बोलती उससे वहाँ साइकिल लेकर घर की ओर भागा और घर से ज़मीन के कागज़ लाकर साहूकार के हाथों में थमा दिए। साहूकार ने अपने नौकर को पैसे लाने का इशारा किया। साहूकार नंदू के कंधे पर हाथ रख कहने लगा, तू बड़ा ही समझदार है छोरा, खूब आगे जाएगा तू। साहूकार के आदमी ने उन्हें पैसे लाकर दिए। वो पैसे नंदू के हाथ में थमते हुए बोला, ले छोरा, ये रहा तेरे बाप के इलाज के लिए पैसा, पूरा 60,000 है, लेकिन तेरे को इस पर 3 रुपये सैकड़ा हर माह के हिसाब से ब्याज देना होगा। नंदू छोटा है और उससे बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। उसे समझ नहीं आया कि कितना ज़्यादा ब्याज बनेगा। साहूकार ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और ज़मीन हथियाने की अच्छी चाल चली। नंदू और रेखा पैसे लेकर बिरजू को शहर के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ उसके सर का ऑपरेशन कामयाब हुआ और बिरजू की जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रुकने के बाद बिरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन उसे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। नवंबर का महीना आ गया और खेत में बुआई का यह अंतिम समय होता है। बिरजू की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खेत पर जाकर काम कर सके। रेखा के लिए अकेले सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। बिरजू को दिन रात यही चिंता सताने लगी कि वह इतनी बड़ी रकम चुकाकर कैसे अपनी ज़मीन साहूकार से वापस लेगा। नंदू छोटा लेकिन बेहद समझदार और तीव्र बुद्धि वाला है। अपने पापा को परेशान देख वह कहने लगा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत पर जाकर काम करूँगा। बिरजू, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है बेटा, और तेरा स्कूल भी तो है ना अभी। नंदू, आप ही कहते हैं ना, अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है ना पापा। मैं सब कर लूँगा पापा, और माँ भी तो है मेरी मदद के लिए। बिरजू, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन नंदू, लेकिन कुछ नहीं पापा, आप मुझे बताते जाना क्या करना है, मैं सब कर लूँगा। थोड़ा बहुत तो अनाज पैदा होगा। बिरजू खुश होकर उसे आशीष देने लगा। नंदू सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी माँ के साथ दिन भर खेतों में बुआई का काम करता। वह खाना भी वहीं पर ही खाता, सुबह घर से निकलता और रात को ही घर में घुसता। दिन कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। नंदू का स्कूल जाना भी छूट गया। बिरजू को इस बात का बहुत मलाल रहता। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगा। नंदू ने जल्द ही बुआई का काम खत्म किया। उनकी बस यही दुआ थी कि फसल अच्छी हो जाए तो साहूकार का कर्ज जल्दी चुका पाएंगे, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। दिसंबर में नंदू के स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी। एक तरफ खेत का काम और दूसरी ओर उसकी पढ़ाई।
दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, चारों ओर घना कोहरा और अंधकार तथा शरीर को कांपित कर देने वाली ठंडी हवाएं, जिसमें किसी के लिए भी बिस्तर से निकलना आसान नहीं होता। एक बच्चा सुबह 3 बजे उठकर खेत पर जाता और खेतों में पानी देता। कभी कभी बिजली न आने की वजह से उसे सिंचाई के लिए पानी कुएं से खींचना पड़ता। खेतों में पानी देकर वहीं नहा धोकर स्कूल के लिए निकल जाता। परीक्षा देने के बाद स्कूल से सीधे खेत पर पहुंचता और वहीं रहकर ही वह फसल का पूरा ध्यान रखता। बीच बीच में थोड़ा बहुत समय निकाल कर वह थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता। रात को घर जाकर खाना खा फिर पढ़ने बैठ जाता। दिन भर काम के बाद इतनी थकान हो जाती कि वह ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं पाता और सो जाता। रात को सबके सोने के बाद नंदू सोता और सबके उठने से पहले उठ जाता। छोटू ने सोचा था कि 8वीं में अच्छे से पढ़ाई कर वह नवोदय की परीक्षा देगा। अगर वह उस परीक्षा में पास हुआ तो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे उसे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसलिए नंदू कड़ी मेहनत करता। जनवरी के अंत में बहुत तेज बारिश हुई। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि देख सभी का मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अधिक बारिश फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बिरजू ने नंदू को फसल पर कीटनाशक छिड़कने की भी सलाह दी। बिरजू जो भी कहता नंदू बिल्कुल वैसा ही करता। वह अपने स्कूल में भी विज्ञान विषय के अध्यापक से खेती की आधुनिक तकनीकों के विषय पर जानकारी लेते रहता। फसल के साथ खरपतवार के रूप में उगने वाले पालक, बथुआ, मेथी आदि को नंदू घर घर जाकर बेचता, ताकि पाई पाई पैसे जमा कर सके। मार्च में नंदू की 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। मार्च के मध्य से ही फसल की कटाई का समय शुरू हो जाता है। नंदू खेत और परीक्षाएं दोनों में तालमेल बिठा समय से परीक्षा भी देता, लेकिन वह पढ़ाई को उचित समय नहीं दे पाता है। जैसे तैसे करके उसने परीक्षाएं तो दे दी। नंदू ने बुआई देरी से की, इस कारण फसल काटने में थोड़ा विलम्ब हो गया। फसल कटती उससे पहले ही भगवान इंद्र का कहर बरस पड़ा। मार्च के अंतिम दिनों में मूसलाधार वर्षा और साथ में मोटे मोटे ओले फसल को चौपट कर गए। गेहूं बालियों में से झड़कर नीचे गिर गया। आलू बारिश की वजह से गलने लग गया। बिरजू तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। नंदू का कोमल मन बेहद निराश हो गया। उसने पहली बार खेती का काम संभाला और पहली बार में ही बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बिरजू ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खेत पर मदद कराने लगा। उन्होंने सारे गेहूं को इकट्ठा किया और जब अंत में फसल का हाल देखा तो आधे से ज़्यादा गेहूं सड़कर काला पड़ गया। आलू की खुदाई की तो उसमें भी सिर्फ नुकसान ही हाथ लगा। खीरा, टमाटर आदि भी गलने लगे और इनमें कीड़े भी लगने लगे। बिरजू की मदद से नंदू ने सारे अनाज और सब्जियों को अलग अलग बोरों में भरकर बेचने के लिए तैयार किया। बिरजू शहर जाकर मंडी में फसल बेचने की हालत में अभी नहीं है और ना ही वह नंदू को इस काम के लिए शहर भेजना चाहता। नंदू ने उसे बहुत समझाया कि पापा, मंडी में हमें सही दाम मिल जाएगा, लेकिन बिरजू उस एक्सीडेंट के कारण इतना डरा हुआ है कि वह नंदू को भेजने से साफ इनकार कर देता है। नंदू भी अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। बिरजू ने उसे फसल हरिकिशन साहूकार को ही बेचने को कहा, ताकि थोड़ा कर्ज का पैसा भी चुकता ही जाए। साहूकार ने जब उसकी फसल देखी तो झिड़कते हुए बोला, अरे वो बिरजू, ये भी कोई अनाज पैदा किया है तूने? सारा सड़ा गला अनाज है, और ये सब्जी भी देख कैसे नरम पड़ गई है। इनका क्या दाम दूं तेरे को मैं? कूड़े बराबर है ये तो। बिरजू, नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो, मेरे बेटे की मेहनत का फल है, ये कुछ दाम तो लगाना होगा आपको। सारा अनाज खराब ना है सेठ जी, मैंने बढ़िया और खराब अनाज अलग अलग बोरों में भरा है, आप उसी हिसाब से उनके दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार, चल 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा पक्का करते हैं। बिरजू, सेठ जी, ये तो बहुत कम दाम है, मंडी में तो इसका दाम 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। साहूकार गुस्से में, मंडी में ज़्यादा ही अच्छा दाम मिल रहा है तो जा फिर मंडी में ही बेच आना अपना धान। बिरजू, मैं मंडी में जाने की हालत में ना हूँ सेठ जी, थोड़ी तो दया करो हमारे पे। साहूकार मुंह बनाते हुए, चल फिर 1100 के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। बिरजू, सेठ जी, ये तो बहुत कम दाम है, इसमें तो मेरी लागत भी ना निकलेगी, सही सही दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार थोड़े गुस्से में, सही दाम लगा लूँ? अनाज
हाथ में लेकर, ये तेरा माल बहुत चोखा है ना, सड़ा गला नाज लेके एक तो मेरे पास आ गया और ऊपर से नखरे और दिखा रहा है। मंडी में बेचने जाएगा ना तो कोई खरीदेगा भी ना इसे। 1200 रुपये इस सही अनाज के और 700 रुपये क्विंटल इस सड़े हुए के लाश, इससे ज़्यादा मैं ना दे सकता तेरे को। इसके लिए लेना है तो ले, ना लेना तो जा यहाँ से। बिरजू ने मन महसूस कर हामी भर दी। जब अनाज को तोला गया तो साहूकार ने हर क्विंटल में से 1 किलो वजन बोरे का, 1 से 2 किलो मिट्टी और कूड़े आदि के नाम का काट दिया। साहूकार ने कम दाम पर अनाज खरीद अच्छा मुनाफा कमा लिया। बिरजू को जो भी आमदनी हुई उसका कुछ हिस्सा उसने कर्ज उतारने के लिए साहूकार को ही दे दिया। बिरजू के हाथ ना फसल रही और ना ही पैसा। नंदू अपने पापा से इस बात के लिए काफ़ी नाराज़ भी हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी नवोदय की परीक्षा होनी है, लेकिन वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई। नंदू उदास हो गया क्योंकि उसे अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ से केवल हार ही उसके हाथ लगी, जिससे वो हतोत्साहित हो गए। मई जून में फिर से बाजरे की बुआई का काम शुरू हो गया। इस बार नंदू अकेला नहीं, बिरजू भी उसके साथ काम करता। बाजरे की फसल मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती, लेकिन कम बारिश के कारण उन्हें खुद ही सिंचाई के लिए खेत में पानी देना पड़ता। नंदू पढ़ाई के साथ खेत भी संभालता रहा और कृषि विभाग अधिकारी बनने का भी ख्वाब उसकी आंखों में पलता रहा, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक मुसीबतें उसके सिर आती रही। कम बारिश के कारण इस बार फिर उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, मगर नंदू ने इस बार फसल साहूकार को न बेचकर मंडी में ही बेची, जहां उन्हें फसल का सही दाम मिला। साहूकार से पैसे उधार लिए साल भर पूरा होने को है, लेकिन वो अभी तक 1 साल का ब्याज भी पूरा नहीं चुका पाए। साहूकार ने उनके बचे हुए ब्याज पर भी ब्याज चढ़ाना शुरू कर दिया। बिरजू के लिए पहले का ब्याज चुकाना तो मुश्किल हो रहा था, अब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगा। नंदू, रेखा और बिरजू जी तोड़ मेहनत कर भूख प्यास सब छोड़ दिन रात खेती के कामों में लगे रहते। वह अच्छे से अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करते, जिससे आमदनी अच्छी हो। उत्पादन तो अच्छा हुआ, मगर कर्ज पर ब्याज की दर उनकी आय से कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण बढ़ते समय के साथ साथ उनका कर्ज भी बढ़ता चला गया और वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। साहूकार उन्हें कर्ज चुकाने के लिए तंग करने लगा। नंदू ने जैसे तैसे करके 12वीं कक्षा तो पास कर ली, लेकिन इससे आगे पढ़ना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। एक तरफ उसकी परिवार की जिम्मेदारी जो पूरी तरह से साहूकार के बुने जाल में फंस चुके हैं, और दूसरी ओर उसका अधिकारी बनने का सपना। नंदू ने इसमें से अपने परिवार को चुना और पढ़ाई से मुंह मोड़ वह अपने परिवार की देखरेख में लग गया। साहूकार हर रोज अपने आदमियों को बिरजू के घर भेज उसे डराने धमकाने लगा। बिरजू और उसका परिवार एक खौफ के साये में जीने लगे कि ना जाने साहूकार कब क्या कर दे। एक दिन साहूकार खुद बिरजू के घर जाकर बैठ गया और बिरजू, नंदू और रेखा उसके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे रहे। साहूकार बिरजू से बोला, कितनी बार मोहलत दी है तुझे, पर तेरे से पैसे नहीं दिए जाते ना। खाट पर पसरते हुए इतने पैसे चुकाना तेरे बस का तो है नहीं। तू एक काम कर, ये खेत वाली जमीन मेरे नाम कर दे चल। बिरजू हड़बड़ा गया और बोला, सेठ जी, एक वही जमीन का टुकड़ा तो है जिससे हमारी थोड़ी बहुत आमदनी होती है, आप उसे भी हमसे ले लेंगे तो हम क्या कमाएंगे खाएंगे। साहूकार कुटिल बुद्धि से, तेरे को कमाने खाने से थोड़ी रोक रहा हूँ मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू वो जमीन मेरे नाम कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। नंदू, लेकिन सेठ जी, उस जमीन का दाम तो आपके कर्ज से ज़्यादा है। साहूकार गुस्से में, चुप कर छोरे, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में ना बोलना चाहिए, समझा। नंदू चुपचाप सिर झुकाए बैठ गया। साहूकार, हाँ तो बिरजू बता, तू वो जमीन मेरे नाम करेगा कि नहीं? तेरे ही फायदे का सौदा है ये, तेरा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और तू उस जमीन पर आराम से अपनी खेती भी कर सकता है, लेकिन वो जमीन मेरी होगी, तू बस एक मजदूर होगा वहाँ। बिरजू ये सुन खुद पर ही लज्जित होने लगा कि अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करना होगा। अब बिरजू ने उन्हें हाँ बोल दिया ताकि घर गुजारा चलाने के लिए कुछ तो आय हो। साहूकार बिरजू की मजबूरियों
का बस फायदा उठाने में लगा है। बिरजू ने खेत की जमीन साहूकार के नाम कर दी और साहूकार जमीन के कागज ले हंसता हुआ वहां से चला गया। बिरजू अपना सिर पकड़ फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे पुरखों की अमानत बेच डाली मैंने आज। उसे खुद पर ही शर्म महसूस होने लगी। रेखा उसे समझाते हुए बोली, आपने ये सब अपनी खुशी से तो नहीं किया ना, मजबूरी में आपको वो बेचनी पड़ी। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। नंदू बिरजू का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम खूब खेती बाड़ी कर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी रकम जमा करेंगे और सेठ जी से अपनी ज़मीन भी वापस ले लेंगे। बिरजू थोड़ा झुंझुलाते हुए बोला, कहाँ से ले लेंगे, कर्जा चुकाने के लिए तो पैसा जमा भी ना कर पाए। जमीन क्या खाक खरीदेंगे, अब हमें हमारी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। बिरजू आत्मगलीन में सुलगते मन से चारपाई पर जाकर लेट गया और किसी सोच में डूब गया। नंदू ने अपनी पढ़ाई छोड़ खेती मजदूरी को ही अपना लिया। बिरजू ने जब उससे पढ़ाई छोड़ने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, पापा मेरे लिए आपसे और माँ से बढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं है। अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर पढ़ सकूं। एक ज़मीन थी वो भी चली गई, बैंक भी अब हमें लोन देने से रहा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ रहकर आपकी और माँ की सहायता करूं। बिरजू के मन पर एक और घात लगा कि उसकी ही वजह से उसके बेटे का सपना टूट गया, उसकी पढ़ाई लिखाई सब छिन गई। बिरजू यह शर्मिंदगी का भार नहीं उठा सका और वह स्वर्ग सिधार गया। नंदू और उसकी माँ शोक में डूब गए। नंदू ने संकल्प लिया कि भले ही उसके सपने टूट गए हो, लेकिन वह ऐसा फिर किसी और किसान के साथ नहीं होने देगा। नंदू ने जी तोड़ मेहनत कर खेती का काम किया, खुद भूखा रहता मगर पैसे जोड़ने में लगा रहा। कुछ समय साहूकार के यहाँ काम कर पैसा जमा करके नंदू ने सेठ से गुलामी को ठोकर मार दी और उसके खेत पर काम बंद कर दिया। नंदू ने अपने एक दोस्त की मदद से किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया। नंदू के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए वह अपने दोस्त के फ़ोन से और अपने स्कूल में अध्यापकों की मदद से कृषि की नई नई तकनीकों को, उत्तम के उर्वरकों, कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इन सब के विषय में जानकारी लेता। नंदू ने किराए पर एक दुकान ले वहाँ कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया, वहाँ जहाँ किसानों को फसल की अच्छी गुणवत्ता, अधिक उत्पादन, कम लागत, उत्पादन तकनीकों, खेती के तरीके, नए नए उपकरणों से कम मेहनत में अधिक फसल, बुआई, कटाई, सिंचाई आदि के सही तरीके आदि के बारे में बताता। उन्हें उचित शिक्षा देता जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े। नंदू किसानों को अपनी फसल साहूकार को न बेचकर सीधे मंडी में सही दाम पर विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता। किसानों को समझाने के नंदू हर महीने के अंत में किसानों के लिए एक सभा रखने लगा, जहां गांव के सभी किसान इकट्ठा होते। नंदू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं स्वर्गवासी बिरजू का बेटा नमन आप सभी को यह एकत्रित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सभी तो जानते ही हैं मेरे पिता की मृत्यु किन हालातों में हुई। मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया और आप सभी तो जानते ही हैं साहूकार ब्याज कितना ज़्यादा वसूलता है। वो कर्ज दिन ब दिन बस बढ़ाता ही गया और मजबूरन हमें हमारा खेत बेचना पड़ गया। मैं चाहता हूँ ऐसा आप में से किसी के भी साथ ऐसा न हो जो हमारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी साहूकार की कुटिलता का शिकार बने। ये साहूकार लोग क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? लोगों ने ना में सिर हिलाया। ये जो साहूकार होते हैं वो हमसे बहुत कम दाम पर हमारी फसल खरीदते हैं और मंडी में जाकर उसे अधिकतम निर्धारित मूल्य पर बेच आते हैं। हम दिन रात मेहनत कर फसल खड़ी करते हैं, अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचते हैं और अंत में फल कोई और ही ले जाता है। मेहनत हम करें और मजे वो लूटे, ये तो गलत है ना? सभी हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है कहने लगे। क्या हम अपनी मेहनत की कमाई किसी और को ले जाने दें? हमें हमारा हक लेना चाहिए। जब सरकार हमें सही मूल्य देती है तो हम क्यों इन साहूकारों की जेब भरें? इनका नतीजा क्या होता है? हम लोग गरीबी की मार झेलते जाते हैं और इन पैसों वालों की जेब भरते रहें। हमें इस कदर मजबूर बना देते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनते चले जाते हैं। हमें खुद सावधान होकर जागरूक होने की ज़रूरत है, अन्यथा दूसरे तो सदा ही फ़ायदा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो आज आप
सभी ये कदम लीजिए कि अपनी फसल को मंडी में बेचेंगे, किसी साहूकार या ठेकेदार को नहीं। पहले सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पता करेंगे, उसके बाद ही अपनी फसल का विक्रय करेंगे। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से लोन लेंगे, किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो मैं सदैव आप सभी के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा सपना था कृषि अधिकारी बन किसान भाइयों के लिए विकास करना, जो पूरा नहीं हो सका, लेकिन कुछ नहीं करने से बेहतर है हम कुछ तो करें। जो काम मैं पावर के साथ करने के सपने देखता था, अब वही काम मैं बिना किसी सरकारी पद और पावर के भी करूँगा। जिस सेवा भाव को अपने मन में लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उसी भाव से मैं अपने किसानों और गांव की स्थिति में सुधार करूँगा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते नंदू सबका चहेता बन गया। अब लोगों ने साहूकार के पास जाना बंद कर दिया और साहूकार का धंधा चौपट होता चला गया। साहूकार को इससे भारी नुकसान होने लगा। इसके लिए यह बात सहन करना आसान नहीं था, मगर कहता भी क्या, उसका वजूद जो मिट गया। नंदू भले अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा नहीं टूटा। उसने किसानों के विकास के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसका सपना टूटा तो क्या हुआ, उद्देश्य तो फिर भी पूरा हुआ। लूजर बनकर भी वह विनर बन गया। नंदू अपने पापा की तस्वीर के सामने खड़ा हो पूरे गर्व के साथ बोला, पापा, मैं किसानों के विकास के लिए आपकी दिखाई राह पर चला हूँ, और ना कभी मैंने कभी हिम्मत हारी है और ना कभी हारूंगा।